अब आते हैं सर कश्मीर पर, और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद क्या बदला है? दो नैरेटिव हैं, आप कहते हैं नया कश्मीर, वो कहते हैं कुछ नहीं बदला कश्मीर, बदहाल कश्मीर। क्या है कश्मीर की असलियत? आपके नजर में ये एकदम रूहानी और गुलाबी मौसम है, उनकी नजर में ये घुटन है। नहीं, इसमें इस प्रश्न के दो पहलू हैं। आपने जैसे कहा कि आपने स्वयं कहा कि बड़ी खुली फिजा में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़ी खुली फिजा में इस बार चुनाव भी हो रहा है, और ये पहली बार हुआ है शायद 30 बरस के बाद पहली मर्तबा एक ऐसा चुनाव जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके आए हैं। आई वुड रादर से दिस इज रिसर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन द पीपल ऑफ कश्मीर, the democratic aspiration which has virtually gone dormant over the last 35 years. पहली बार इस तरह का चुनाव है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बदहाल है, तो वो हकीकत में वो अपनी बदहाली को बयान कर रहे हैं, क्योंकि they had got used to elections being conducted with 10%, 8% वोटर टर्नआउट। मैंने तो एक बार संसद में भी कहा था कि क्या कभी कोई ऐसा कानून आएगा या ऐसा नियम बनाया जाए कि minimum threshold has to be determined for a member of parliament to be recognized as a representative character of the constituency that he comes from, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15, 18, 20 लाख वोटर होते हैं, और अगर ये 8% होता है, ये 1 लाख वोटर पड़ता है, तो कितना। लेकिन ये लोग जो आज बदहाली की दुहाई दे रहे हैं, यही उसमें खुशहाल थे कि पुष्ट दर पुष्ट वो वंशवाद चलता रहा। 8-10% वोट पड़ते थे, एमएलए भी इनके बन जाते थे, एमपी भी इनके बन जाते थे, सरकारें भी इनकी बन जाती थी। लेकिन अब फिजा खुली है, सही माने में मैं तो ये कहूंगा जमहूरी फिजा भी खुली है। हमारा जो डीडीसी का चुनाव हुआ 70-80% तक मतदान हुआ। अभी का जो लोकसभा का था उसका औसतन लगभग उतना ही रहा जितना कि नेशनल लेवल का था, 59, 60, 58। और हर तरह के लोग अब सामने आ रहे हैं। पहले तो इस तरह से इलेक्शन हुआ करता था कि मानो यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल होती है और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। अब उसके विपरीत है। अब यहाँ वही दृश्य है चुनाव का जिस प्रकार से देश के किसी भी और हिस्सा में होता है। आई थिंक देयर इज अ ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन कश्मीर वैली एज वेल। और दूसरी बात एक और बड़ी महत्वपूर्ण कि ये लोग जो दुहाई दे रहे हैं, ये तो जम्मू कश्मीर में सही माने में लोकतंत्र भी नहीं ला पाए। इन्हीं 10 सालों में हुआ कि यहाँ जिला परिषदों का गठन हुआ। एंड आई थिंक समडे दिस हैज टू बी आंसर्ड why for 70 years we had to wait for the district development councils to be established in Jammu and Kashmir when they were already there in the rest of the country. इसी तरह से पंचायतों को, लोकल बॉडीज को 73-74 अमेंडमेंट यहाँ नहीं लगाया गया, हालांकि वो कांग्रेस की सरकार लाई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। यहाँ कांग्रेस की सरकार गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन even then they didn't find it appropriate because the central funds allocated for the local bodies would then go directly to the local representatives, the PRIs, पंच सरपंच को सीधे उसकी। अब देखिए जब से वो लगा 370 हटने के बाद और वो सेंट्रल लॉज यहाँ एप्लीकेबल हुए, तो सीधा सीधा पंचों के पास उनकी वितरण के लिए वो राशि जाती है। लेकिन इन्होंने इसलिए रोके रखा कि वो मिनिस्ट्री के पास जाती थी। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो 370 की दुहाई दे रहे हैं, बेसिकली द मोस्ट वॉसिफरस advocates or votaries of 370 were the greatest abusers of 370, क्योंकि उनको 370 की आड़ में उन्होंने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व किया। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग विदाउट एविडेंस बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड। आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल और उसी से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। 1975 में, एंड यू विल सी द कॉन्ट्रडिक्शन विद व्हिच दे वर अब्यूजिंग 370। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो श्रीमती गांधी ने एक अमेंडमेंट लाया था विच बिकेम वेरी इनफेमस, 42nd 43rd अमेंडमेंट, जिसमें एम्बलम बदला, ये किया वो किया। उसमें एक क्लॉज ये भी था जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल कर दिया गया, क्योंकि उस समय शायद उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि दी वातावरण अनुकूल नहीं है चुनाव के लिए कांग्रेस का, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर रन बाय द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने 6 साल कर दिया। उसके 3 साल के बाद ही सरकार बदलती है। 1977 में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, एंड इट वाज रियलाइज दैट दिस वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक अमेंडमेंट, तो उसको रिवर्स किया। आई थिंक दैट वाज 45 और 46, और वो सारे प्रावधान रिवर्स हुए। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। 1975 में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, मुख्यमंत्री उनके थे शेख अब्दुल्ला। एक दिन नहीं लगा उस सेंट्रल लॉ को अडॉप्ट करने में, बिकॉज दे हैड द डिस्क्रिप्शन टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट अ सेंट्रल लॉ थ्रू 370। तो 370 gave them that prerogative, लेकिन उन्होंने अपना लिया। जब ये रिवर्स हुआ 1977 में और 5 साल हो गया, तो तब इन्होंने 370 दिखाई दिया। तो
तो 370 की एलबी लेकर के इन्होंने उसको नहीं अपनाया. And a lesser reported fact in the media today is that this assembly for 5 years is going to be elected for 5 years after almost 50 years. जी 1975 से लेकर के आज तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल रहा. पहली मर्तबा ये 5 साल की असेंबली होगी जैसे बाकी देश में. 5 दशक के बाद 5 साल का कार्यकाल. लेकिन और ये 370 की आड़ में हुआ. अब इसमें मुझे बताइए कि 6 साल रखने से किसकी शिनाख्त पर असर पड़ता? किसी कश्मीरी की आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के स्टेटस पर फर्क नहीं पड़ता. ये तो बल्कि अगर आप आम आदमी के हितैषी हैं तो आप तो उसको अवसर देते ना कि 5 साल के बाद वो अपनी इच्छा का इजहार कर सके, अपना मतदान करके अपनी प्रेफरेंसेस जाहिर कर सके. ठीक है, वो जनता इस बार वोट करेगी, अपना चॉइस वोट डिसाइड करेगी, उसके बाद करेगी. लेकिन 10 साल के बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो भी एक सच्चाई है. असल मुद्दे पर आते हैं. वो कह रहे हैं कि आप किसी के साथ गठबंधन तो नहीं करते हैं, लेकिन आपने इस बार खुराफाती ये की है कि आपने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है. आज सुबह फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पर थे. इंजीनियर रशीद से लेकर जितने इंडिपेंडेंट्स, पहले फेज में 92 इंडिपेंडेंट्स, दूसरे फेज में 122 इंडिपेंडेंट्स, वो कह रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को कश्मीर में आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट्स को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं ताकि एनसी यानी अब्दुल्ला साहब की पार्टी और मुफ्ती जी की पार्टी पीडीपी दोनों को आप पीछे कर सके. मतलब एंटी बीजेपी वोट्स बट जाए, ये आपकी स्ट्रैटेजी है क्या? भी सच पूछिए तो कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये बात सुन के बड़ा आनंद महसूस होता है, क्योंकि ये प्रतीक है पराजय का. सच स्टेटमेंट्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. जो पार्टी, जो दल, जो उम्मीदवार कॉन्फिडेंस के साथ जीत रहा है वो इन बातों में नहीं उलझता. लेकिन इनको लग रहा है कि हार रहे हैं तो इसलिए इनको प्रॉक्सी भी दिखाई दे रहा है, बी टीम भी दिखाई दे रही है. क्या इंजीनियर रशीद आपके प्रॉक्सी हैं क्या? हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है. हम अपनी बैसाखियों की और प्रॉक्सियों की उनको जरूरत पड़ती है जिनमें अपनी क्षमता ना हो. बल्कि इनसे सवाल करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एनडीए का हिस्सा रही, और जब तक एज लॉन्ग एज दे वर एंजॉयिंग द लोस एंड फिशेज ऑफ ऑफिस, इनको यूनियन मिनिस्टर थे बड़े अब्दुल्ला साहब, और छोटे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे. उसके बाद पीडीपी भी गठबंधन में रही. दोनों के साथ रिश्ता किया है, निभाया नहीं, ये अलग बात नहीं, वो भी गलत है. दैट इज ऑल्सो हाफ ट्रू. बल्कि जब हम पीडीपी छोड़ करके बाहर आए हैं गठबंधन में, वो भी बात बहुत कम मीडिया में आई, जैसे 6 साल और 5 साल वाली बात. आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया दिस इज ओनली सिंगल वन इंस्टेंस वेयर वी वॉलंटरली वॉकड आउट ऑफ कोलिशन. देयर वाज नो कंपल्शन, देयर वाज नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक. लेकिन हमें लगा कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हमने वो न्यूनतम कार्यक्रम बनाया था, मे बी हम उसका सही माने में ईमानदारी से पालन नहीं कर पा रहे इस गठबंधन के वजह से. सो वी टुक an ideological stand, and simply purely for ideological reasons we walked out of a coalition which has never happened in the history of independent India or democratic India. तो हमें, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो स्टैंड है, मौक़िफ़ है, कभी नहीं बदला. अभी जैसे आपने कहा कि 370, तो हमारा जो पहला मैनिफेस्टो सन 1952 में हमने जब चुनाव लड़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, तब से 370 हमारे मैनिफेस्टो में था. बल्कि हमारा तो मजाक बन गया था जब हमारे कार्यालय से ये घोषणा होती है कल बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज होगा, तो कांग्रेस वाले कहते थे कि हाँ हमें तो पता है क्या होगा, कि लिखेंगे 370 हटाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे. लेकिन जब हमारे पास उस प्रकार की स्थिति बनी, जब व्हेन वी हैड अ फुल मेजॉरिटी, इट वाज डन. तो कहने का तात्पर्य कि हमारे जो नीति है और हमारा जो मैनिफेस्टो है, या जो हमारे मुद्दे रहे हैं, उसमें एक निरंतरता भी रही है, उसमें निष्ठा रही है. देयर हैज बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कन्विक्शन. लेकिन मंत्री जी देखिए, जम्मू का इलाका ऐसा है जिसमें आप 14 में भी जब चुनाव लड़े 25 सीटें आपने हासिल की, 19 में चुनाव नहीं हुआ, आपने 5 अगस्त 2019 को यहां से 370-35 से हटाया, अब चुनाव हो रहा है, अब वहां की सीटें विधानसभा की इस बार बढ़ा दी गई हैं, 43 हो गई हैं. कश्मीर को अगर आप आइए तो यहां पर आप अभी भी लोकसभा चुनावों में लड़े ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं. आप कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो फिर वो सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में, जहां उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, 35 से हटाया, वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ती? नहीं, ऐसा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होना एक बात है, चुनाव कहाँ लड़ना, कैसे लड़ना, वो दूसरी बात है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रेटेजी. अब वो तो कल ये भी पूछा जा सकता है कि ये सो कॉल्ड जो इंडिया गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, ये कई जगह दोनों खड़े हैं, तो ये क्यों हो रहा है?
वो कहेंगे सही साहब हमारा ये हमारी 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट है। वो ये कहेंगे साहब ये इसलिए हो रहा है कि हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, जो जीतेगा वो हमारा। और सीट शेयरिंग हो गई है, 32 पर कांग्रेस, 51 पर एनसी। यकीनन, लेकिन साथ में ये भी है। तो कहने का तात्पर्य एक स्ट्रेटेजाइज्ड तरीके से इलेक्शन में हमेशा जाया जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कहाँ इलेक्शन लड़ा, और ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होता है। कुछ सीटें हम छोड़ देते हैं, कुछ हम लड़ते हैं, कुछ हमें लगता है कि यहाँ फॉर सर्टेन अदर रीजंस विच विल बी डिफाइंड व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम कम्स, हम इसमें अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे। 25 मुस्लिम कैंडिडेट्स आपने इस बार खड़े किए हैं। क्या हम ये माने कि आपके मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का ही एक्सटेंशन है कि आप बाकी देश में तो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, यहाँ पे मेजॉरिटी है वो, तो इसलिए आप उनको टिकट दे रहे हैं, या फिर यहाँ के बाद आप बाकी देश के हिस्सों में भी मुस्लिम्स को टिकट देंगे? क्या सोच है इसके पीछे? नहीं, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग में और कांग्रेस पार्टी या जो दूसरी ये जो फैमिली सेंट्रिक पार्टीज हैं उनकी वर्किंग में थोड़ा फर्क है। यहाँ पर सीट केवल ये देखकर नहीं दी जाती कि फलां हिंदू है कि फलां मुसलमान है, वो भी समीकरण रहते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी है, हमारे सर्वेज भी होते हैं, और यहाँ पर जब मैंडेट दिया जाता है तो नीचे से नाम पैनल के आते हैं, मंडल से, फिर जिला स्तर, फिर प्रदेश स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड। ऐसा नहीं है कि रसोई घर में फैसला हो जाता है, ये खाने के मेज पर हो जाता है कि डाइनिंग टेबल पर माँ बेटे ने सलाह की और फलां को यहाँ खड़ा करते हैं, फलां या बाप बेटे ने की। यहाँ पर एक जिस प्रकार से बाहर हम लोकतंत्र का पालन करते हैं, इसी प्रकार भीतरी कामकाज में भी लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन होता है, और उसके तहत जो नाम निकल करके आते हैं वो आते हैं। And we're getting you the first reaction that's coming in from the Modi government on the CJI Prime Minister meet for Ganpati Puja that's triggered a controversy. Union Minister Jitendra Singh just moments ago in that conversation has defended the move, saying during UPA everyone would come together for iftar, and that time former Prime Minister Manmohan Singh was there, so was the Chief Justice. So what's wrong now that suddenly everyone's outraging? He's also questioned, saying, can't a judge invite anyone for weddings? Can't he invite for functions? The CGI is part of society. And that's the message that's come in essentially from Union Minister Jitendra Singh, who said that not everything should be politicized in this manner. एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर एक जवाब मैं आपसे चाह रही थी बतौर केंद्रीय मंत्री। विपक्ष का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर पर गणेश चतुर्थी के मौके पर नहीं जाना चाहिए था। ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन दिखाता है। इस पर आपका, आपकी सरकार का क्या जवाब होगा? सबसे पहले तो अंजना जी मैं आपको बधाई दूंगा, आप बधाई के पात्र हैं, इंडिया टुडे group and the family for having organized this beautiful show at a beautiful venue, and I'm sure you're going to set a new trend. आपको देख के और भी इस तरह के यहाँ पर आयोजित होंगे, and in a way this is not only going to be a news conclave, you're actually contributing to the mainstreaming of Jammu and Kashmir and the Kashmir Valley. कॉपी पेस्ट वाले सर बहुत हैं, आने वाले ओरिजिनल हम ही हैं। बिल्कुल, आप as it has always been, आप हमेशा ओरिजिनली रहे। एंड हैविंग सेड दैट, जहां तक ये जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया, हकीकत ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और चुनाव का समय है, और जैसे हमारे प्रवक्ताओं ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से इसका स्पष्ट तरीके से इसको जाहिर भी किया कि ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों में नहीं होता था। पहली बात तो ये कि यूपीए सरकार में भी होता रहा, वहां तो इफ्तार पार्टियां होती थी, वहां जज भी जाते थे, चीफ जस्टिस भी जाते थे, जस्टिस बाला सुब्रमण्यम भी गए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी की। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के घर में कोई सोशल फंक्शन है या रिलीजियस फंक्शन है, तो या फिर उदाहरण के तौर पर शादी ब्याह है, तो क्या फिर जज को यह भी पाबंदी है कि वो किसी को आमंत्रित नहीं कर सकता? अब आखिरकार वो है तो समाज का एक सदस्य। ऑफ कोर्स it is acknowledged that a sense of propriety has to be observed by a legal functionary, but that does not mix with his social life. And also the observance of the social
रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन। कल तो फिर आप कहेंगे कि जज अपने बच्चों का शादी ब्याह भी नहीं कर सकता, क्यों शादी ब्याह में नामालूम कौन कौन से मेहमान आएंगे, उनमें से तो मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, नामालूम कौन किससे फायदा ले रहा है। तो मुझे लग रहा है दिस इज स्ट्रेचिंग इट टू फार। हाँ, the sense of propriety has not to be carried on your sleeves. It has to be practiced. It comes out of conviction and the courage of conviction. तो मुझे लगता है कि इसको उस तरह से जोड़ करके इसको राजनीतिकरण करना ना ही ये हो पाएगा और ना ही ये मुनासिब है। पर इसको वो फिर वही बड़े इशू से जोड़ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं देश में। चीफ ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कभी दिखावे से कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस में इसका मतलब यह है कि वो मजबूती नहीं है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ही यह है कि उसकी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। इट हैज नॉट टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। If it has to be demonstrated, that means it doesn't have its own inherent strength. And if it has its inherent strength, it's rather healthy that everything is transparent. अगर दोनों मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, and they cooperate in the larger task of nation building, what's wrong in that?